बताइए। क्वेश्चन मैंने दिया था शायद लास्ट टाइम, तो हम देखते हैं जो हमने क्वेश्चन दिया था क्या हम कर पाए हैं आज कि नहीं कर पाए हैं। मैंने ये क्वेश्चन दिया था, कर लिए? सभी ने कर लिए? ओके। कोई है जिसको पूछना है ये क्वेश्चन? आई डोंट थिंक कि आपको शायद ज़रूरत होगी, कर लिए होंगे आपने। फिर भी किसको पूछना है तो मैं बता सकता हूँ। नहीं पूछना, चलिए अच्छी बात है, आगे हम बढ़ जाएंगे। ठीक है, आगे हम बढ़ जाते हैं। देखिए सम कॉमन टर्म्स है, कुछ हमें कॉमन टर्म्स हैं, हमने पढ़ रखे हैं एक्चुअली। इसको एक बार और अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें मिस नहीं करनी चाहिए कभी भी, क्योंकि ये जब भी आ जाती हैं अगर हमने नहीं सुने होते तो हमें काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। नोबल गैसेस देखें, नोबल गैसेस हम पढ़ चुके हैं। नोबल गैसेस क्या होती हैं? नोबल गैसेस आपकी 18th ग्रुप एलिमेंट को बोला जाता है। नोबल गैसेस किसे बोला जाता है? 18th ग्रुप एलिमेंट को हम नोबल गैसेस बोलते हैं। अगर आप देखेंगे ये सारी की सारी नोबल गैसेस पी ब्लॉक में आएंगे, क्योंकि 18th ग्रुप आपका पी ब्लॉक में आता है। तो जो नोबल गैसेस होती हैं, जो नोबल गैसेस होती हैं, जो नोबल गैसेस होती हैं वो आपकी नोबल गैसेस 18th ग्रुप में होंगी। कौन कौन सी होंगी वो हमें पता है। इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? इनका कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2 NP6 एक्सेप्ट हीलियम। मैंने बताया हुआ है हीलियम का थोड़ा सा अलग बिहेवियर है, तो हीलियम को आप अलग से ही लिखेंगे, जिसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2। इसको अगर छोड़ दें तो बाकी सभी का नोबल गैसेस का कॉन्फ़िगरेशन आएगा NH2NP6। ठीक है ना, यही बोल रहे हैं यहाँ पे 18th ग्रुप एलिमेंट है। ये आपकी सारी की सारी जो नोबल गैसेस हैं, ठीक है, आप देखेंगे तो ये सारी की सारी क्या है? आपकी नोबल गैसेस है। तो नोबल का मतलब क्या होता है? नोबल का मतलब होता है नॉन रिएक्टिंग गैसेस। नोबल का मतलब होता है नॉन रिएक्टिंग गैसेस, नॉन रिएक्टिंग गैसेस। आप हाई टेम्परेचर भी कर दोगे तो ज़्यादातर गैसेस ये रिएक्ट नहीं करेंगे, इसलिए इनको बोलते हैं नॉन रिएक्टिंग गैसेस या नोबल गैसेस। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। 18th ग्रुप को नोबल गैसेस बोलते हैं। इनमें सारी की सारी क्या है? मेटल्स है, नॉन है, मेटल है या मेटलाइट्स है? कौन बताएगा? नॉन मेटल। बिल्कुल सही बात है, इनमें सारी की सारी नॉन मेटल्स है, इसमें एक भी मेटल नहीं है। कौन कौन से एलिमेंट हैं वो भी हम लिख लेते हैं, किसी को याद है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन, रेडॉन। तो ये सारी की सारी आपके पास गैसेस हैं यहाँ पे, नोबल गैसेस। ठीक है, these are called inert gases because their outermost ns and np orbitals are completely filled। देख लो, s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो completely filled है। p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आपके completely filled है, एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम का तो हमने देखा है p ऑर्बिटल नहीं है इसमें, लेकिन s ऑर्बिटल आपकी भरी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको नोबल गैसेस में ही रखा गया है, क्योंकि हमारे पता है कि अगर पहली शेल होती है तो पहली शेल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो पहली शेल में आप 8 तो नहीं रख सकते, आपके पास चॉइस ही नहीं है, 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे हीलियम के पास, इसलिए हम इसको नोबल गैसेस में रखते हैं, क्योंकि पहली शेल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। पहली फेल फर्स्ट जो सेल होगी आपकी, फर्स्ट सेल में हमेशा आपके 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं 2n² फॉर्मूले से। 2n² फॉर्मूले से आपके यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसलिए हम इसको रख रहे हैं। अदरवाइज इसको होना चाहिए था s ब्लॉक। यही रीज़न है कि ये स्टेबल है, इसलिए हम इसे नोबल गैसेस में रख रहे हैं। दीज गैसेस आर नॉन रिएक्टिव इन नेचर, ये रिएक्ट नहीं करती हैं, इसीलिए हम इसको क्या करते हैं? इनर्ट गैसेस बोलते हैं। नोबल गैसेस बोल दो, इनर्ट गैसेस बोल दो, या आप 18th ग्रुप बोल दो, मतलब वही है कि ये इनर्ट होती हैं, इनका रिएक्शन आगे नहीं हो सकता। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन पे नहीं हो सकता। टिपिकल एलिमेंट, ये नाम है जो आपको याद रखने चाहिए। जैसे आपसे पूछ लिया टिपिकल
एलिमेंट कौन से होते हैं, तो आप बोलोगे एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड एंड थर्ड पीरियड आर नोन एज टिपिकल एलिमेंट्स। थर्ड पीरियड के और सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, टिपिकल एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, टिपिकल एलिमेंट्स बोलते हैं। तो अगर आपको टिपिकल एलिमेंट सुनने को मिलता है तो इसका मतलब ये है कि टिपिकल एलिमेंट का मतलब होता है, टिपिकल एलिमेंट का मतलब होता है सेकेंड पीरियड एंड थर्ड पीरियड। सेकेंड एंड थर्ड पीरियड के एलिमेंट को टिपिकल एलिमेंट बोला जाता है। बता सकते हैं कौन से एलिमेंट्स आते हैं इसमें? सेकेंड पीरियड में लिथियम से शुरू होता है, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इसके बाद आपका नियॉन। इसके नीचे तो हमें पता है लिथियम के नीचे होता है सोडियम, बेरिलियम के नीचे होता है मैग्नीशियम, बोरॉन के नीचे होता है कार्बन, बोरॉन के नीचे एल्यूमिनियम, कार्बन के नीचे होता है सिलिकॉन, नाइट्रोजन के नीचे होता है फॉस्फोरस, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर, फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन, नियॉन के नीचे आर्गन। तो ये आपके यहाँ पे एलिमेंट हो गए। तो इन सभी एलिमेंट्स को हम टिपिकल एलिमेंट के नाम से जानते हैं। तो ये याद रखिएगा टिपिकल एलिमेंट क्या होते हैं। इसके बाद डायगोनल रिलेशनशिप। देखिए अगर डायगोनल रिलेशनशिप की बात करें तो कुछ जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टी डायगोनली में मिलती जुलती है। ठीक है, जो दो एलिमेंट है अगर उनको डायगोनली रिलेट किया जाए तो उनकी प्रॉपर्टी मिलती जुलती है। स्पेशली कहाँ पे होता है, सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड में होता है। टिपिकल एलिमेंट में ये देखे जाते हैं। अगर मैं क्या करूँ यहाँ पे लिथियम चूज करूँ तो लिथियम के डायगोनल में होता है मैग्नीशियम, बेरिलियम के डायगोनल में होता है एल्यूमिनियम, बोरॉन के डायगोनल में होता है सिलिकॉन। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी, डायगोनल रिलेशनशिप का मतलब है जो डायगोनल एलिमेंट हैं किस पीरियड में, सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड में जो डायगोनली रिलेटेड एलिमेंट हैं उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी आपस में मिलेंगी। लिथियम की प्रॉपर्टी मैग्नीशियम से मिलेगी, बेरिलियम की एल्यूमिनियम से मिलेगी, बोरॉन की सिलिकॉन से मिलेगी। ठीक है, तो डायगोनल रिलेशनशिप का मतलब हुआ या डायगोनल एलिमेंट का मतलब हुआ वो एलिमेंट जो डायगोनली आपके रिलेटेड हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ दोज एलिमेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स which are diagonally present diagonally present have are same, are almost same, तो अगर डायगोनल एलिमेंट को आप चेक करेंगे तो उनकी प्रॉपर्टीज़ लगभग बराबर होगी। जैसे अगर मैं बात करूं लिथियम, तो लिथियम के डायगोनली रिलेट करता है आपका मैग्नीशियम। अगर मैं बात करूं यहाँ पे बेरिलियम, तो बेरिलियम के डायगोनली यहाँ पे एल्यूमिनियम होता है। बोरॉन के डायगोनल में कौन होगा, सिलिकॉन होगा। तो कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, आइडेंटिफाई द सेट विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तो 3 सेट आपको ऐसे दिए होंगे, लिथियम मैग्नीशियम, बेरिलियम एल्यूमिनियम और बोरॉन सिलिकॉन। तो जो चौथा एलिमेंट होगा, मान लो दे दिया उन्होंने कार्बन और यहाँ पे आपका नाइट्रोजन। ठीक है, तो वो चौथा एलिमेंट डायगोनली रिलेटेड नहीं है, 3 डायगोनल रिलेटेड है, मतलब इनकी प्रॉपर्टीज़ आपस में मिलती जुलती होगी। तो ये जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं ये आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ लिथियम की और मैग्नीशियम की, तो इनमें काफ़ी प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी, इनमें काफ़ी प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी, इनमें भी काफ़ी प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूँ, ये आपका क्या है, लिथियम और मैग्नीशियम दोनों मेटल हैं क्या,
सिंपल सिंपल लेकर के चलते हैं, डिटेल में भी आपको आगे पढ़ने को मिलेगा। लिथियम और मैग्नीशियम क्या है? मेटल्स है, ठीक है। और ये जो मेटल्स हैं आपकी सारी के सारी मेटल्स जो होती हैं वो बेसिक मेटल हैं। इनके ऑक्साइड्स कैसे होते हैं? बेसिक्स होते हैं कि नहीं? लिथियम के ऑक्साइड्स क्या होते हैं? बेसिक होते हैं, बिल्कुल होते हैं। आपने पढ़ा होगा मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, है कि नहीं? मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर। मेटल के ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं, तो आप इसको बोल सकते हैं कि जो मेटल के ऑक्साइड्स हैं वो बेसिक हैं। अगर ये बेसिक हैं तो आप ये बोल सकते हैं कि लिथियम भी बेसिक है और ये भी बेसिक है, वो तो हमें पता है। बेरिलियम और एल्यूमिनियम क्या है? ये भी मेटल ही हैं। बेरिलियम भी, एक्चुअली बेरिलियम का थोड़ा सा एक्सेप्शनल बिहेवियर है। कुछ लोग बोलते हैं इसको मेटल में रखना चाहिए, कुछ लोग इसको बोलते हैं नहीं रखना चाहिए, ठीक है। हम मान के चलते हैं दोनों मेटल्स हैं। बेरिलियम और एल्यूमिनियम के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं। क्या होते हैं? जो बेरिलियम ऑक्साइड होता है और बेरिलियम ऑक्साइड होता है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, इन दोनों के ऑक्साइड्स क्या होते हैं? आर एम्फोटेरिक। क्या ये वर्ड आपको पता है? एम्फोटेरिक का मतलब यस सर। बताइए क्या होता है? क्या कभी बेसिक होते हैं, कभी एसिडिक होते हैं? हाँ, बिल्कुल सही है। आप अगर बोलना चाहें एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स का मतलब है कभी ये एसिड की तरह बिहेव कर सकते हैं, कभी ये बेस की तरह बिहेव कर सकते हैं। तो ये आपके एसिड भी हैं और बेस भी हैं, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड इनको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड हम इन्हें बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। या आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि द ऑक्साइड्स विच रिएक्ट एसिड एज वेल एज बेस, द ऑक्साइड्स which reacts with acid as well as base, जो एसिड से भी रिएक्ट करेंगे और बेस से भी रिएक्ट करेंगे, तो उनको हम क्या बोलेंगे? उनको हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलेंगे, ठीक है। उनको हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलेंगे, ठीक है। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड ये हो गए। तो बेरिलियम और एल्यूमिनियम में भी हमें क्या हो गई? सिमिलरिटी मिल गई कि ये भी आपके जैसा ऑक्साइड इसका एम्फोटेरिक है, इसका भी ऑक्साइड एम्फोटेरिक। ये क्या है? ये नॉन मेटल है और ये भी नॉन मेटल है। बोरॉन और सिलिकॉन दोनों ही नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। बोरॉन एंड सिलिकॉन्स आर नॉन मेटल, बोरॉन एंड सिलिकॉन आर नॉन मेटल्स, तो बता सकते हैं अगर ये नॉन मेटल्स हैं तो क्या हो गए इनके ऑक्साइड्स? इनके ऑक्साइड एसिडिक होंगे, बेसिक होंगे, एम्फोटेरिक होंगे? एसिडिक हो, बिल्कुल सही बात है। इनके ऑक्साइड्स क्या होते हैं? एसिडिक होते हैं। तो बोरॉन ऑक्साइड और सिलिकॉन ऑक्साइड दोनों के ऑक्साइड्स क्या होते हैं? आर एसिडिक होते हैं। तो इनकी प्रॉपर्टी आपस में मिल रही है, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि इनकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी मिलेगी ही मिलेगी। तभी हम बोल रहे हैं कि आपके जो डायगोनल रिलेशनशिप है, डायगोनली जो एलिमेंट प्रेजेंट हैं उनकी प्रॉपर्टी हमेशा आपकी मिलती हुई दिखाई देगी। किस पीरियड में? ध्यान रखना, केवल सेकंड और थर्ड को पीरियड की बात कर रहे हैं और ज़्यादातर ये आपके शुरू के 3 एलिमेंट में देखने को मिलता है, ठीक है। बेरिलियम के साथ एल्यूमिनियम हो जाएगा और यहाँ पे आपका बोरॉन के साथ सिलिकॉन। आगे इसका प्रॉपर्टी कम होता जाता है, केवल 3 एलिमेंट में यहाँ तक आपका डायगोनल रिलेशनशिप मिलता है। अब होता क्या है, देखो राइट हैंड साइड में जाते हैं तो क्या होता है? साइज़ छोटा हो जाता है, ठीक है। अभी मैं समझाऊंगा आपको। तो अगर राइट हैंड साइड में पीरियोडिक टेबल में जाते हैं तो साइज़ छोटा हो जाता है और फिर नीचे जाते हैं तो साइज़ बढ़ जाता है। तो इनका जो चार्ज डेंसिटी है ना, क्यों डायगोनली रिलेशनशिप शो कर रहे हैं? क्योंकि इनका सिमिलर चार्ज टू साइज रेशियो है,
ये यही एलिमेंट क्यों डायगोनल रिलेशनशिप दिखा रहे हैं, नीचे वाले थर्ड और फोर्थ वाले क्यों नहीं दिखा रहे, फोर्थ और फिफ्थ वाले क्यों नहीं दिखा रहे पीरियड वाले। रीज़न ये है कि इनका अगर आप चार्ज टू साइज रेशियो लोगे, सिमिलर चार्ज टू साइज रेशियो आएगा, सिमिलर चार्ज टू साइज रेशियो आएगा, इसलिए इनमें डायगोनल रिलेशनशिप होती। ठीक है, जैसे लिथियम की अगर बात करें तो लिथियम पे +1 का चार्ज होता है। ठीक है, इसका चार्ज हो गया +1 और इसका साइज जो है वो आप रख दोगे यहाँ पे, मान लो साइज इसका यहाँ पे x है या r है, R1 है इसका साइज, वो आपने रख दिया। यहाँ पे मैग्नीशियम पे क्या होता है, मैग्नीशियम पे 2+ का चार्ज होता है, तो मैग्नीशियम पे +2 का चार्ज हुआ और यहाँ पे आप साइज रख दोगे इसका, तो इन दोनों का जो रेशियो आएगा चार्ज टू साइज रेशियो ये ऑलमोस्ट सेम रहेगा, चार्ज टू साइज रेशियो ऑलमोस्ट सेम रहेगा, ऑलमोस्ट सेम रहेगा, सेम रहेगा। ऑलमोस्ट सेम रहेगा चार्ज टू साइज रेशियो। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि डायगोनल रिलेशनशिप क्यों आ रहा है, क्योंकि उनका रेशियो बराबर है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, कुछ ना कुछ आपस में रिलेट हो रही होंगी साइज़ के हिसाब से। अगर साइज़ एक जैसा है तो इनकी प्रॉपर्टी हो सकता है मिल रही हो, उनके कैरेक्टर हो सकता है कुछ हद तक मिल रहे हो, सब नहीं बोल रहा हूँ मैं, कुछ हद तक मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो यही आपका बोल रहे हैं डायगोनल रिलेशनशिप में। तो ये एलिमेंट आपको याद रखने हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट इन सेकेंड पीरियड रिजेंबल्स विद द एलिमेंट्स ऑफ द थर्ड पीरियड। सेकेंड पीरियड के एलिमेंट का कुछ रिजेंबलेंस है आपके थर्ड पीरियड के साथ में। दिस रिजेंबलेंस between properties of second and third period is called as diagonal relationship। चूँकि डायगोनली ये रिलेट हो रहे हैं इसलिए हम इसको डायगोनल रिलेशनशिप के अंडर में रख रहे हैं। बात क्लियर होगी आई थिंक, आगे बढ़ जाते हैं, कोई इसमें डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं थी। नाउ आगे बोलते हैं, देखो ब्रिज एलिमेंट की बात करते हैं। यहाँ पे एक एलिमेंट्स को ब्रिज एलिमेंट बोला जाता है, तो है क्या यहाँ पे ब्रिज एलिमेंट। देखो यहाँ पे आपका मैग्नीशियम है, हमें पता है अगर मैं पीरियोडिक टेबल लूँ तो लिथियम आता है, लिथियम के बगल में बेरिलियम आता है, फिर यहाँ पे एक गैप आता है, उसके बाद आपका यहाँ पे बोरॉन आता है, बोरॉन आता है पी ब्लॉक में। बीच में क्या होते हैं, यहाँ पे आपका सोडियम आता है, यहाँ पे पोटेशियम आता है, यहाँ पे रुबीडियम आता है, यहाँ पे मैग्नीशियम आता है, कैल्शियम आता है, स्ट्रॉन्सियम आता है। यहाँ पे क्या आता है, डी ब्लॉक मेटल, यहाँ पे क्या आती है आपकी डी ब्लॉक मेटल्स आती है बीच में, और फिर यहाँ से बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, ऐसे ऐसे आपके आते चले जाते हैं, ऐसे ऐसे आपके आते चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एलिमेंट, ब्रिज एलिमेंट मैग्नीशियम को बोला जाता है। देखो क्यों बोल रहे हैं मैग्नीशियम को ब्रिज एलिमेंट, क्योंकि यहाँ से जब ये एलिमेंट जाएगा, ठीक है, बेरिलियम आप देखें, बेरिलियम के नीचे है मैग्नीशियम, तो ये जो एलिमेंट है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के नीचे वाली जो एलिमेंट्स हैं इनकी प्रॉपर्टी मैग्नीशियम से मिलती जुलती है, लेकिन अगर मैग्नीशियम से राइट हैंड साइड जाएंगे तो इनकी प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाती है। तो ये जो ब्रिज एलिमेंट है वो एक यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट करने के लिए एक एलिमेंट को रखा गया, ये अभी आउटडेटेड हो गया, ये मेथड इम्पॉर्टेंट नहीं रह गया है। ब्रिज एलिमेंट वाला जो इम्पॉर्टेंट था वो पहले ज़्यादा आता था, पहले ज़्यादा पूछे जाते थे ये सब टर्म, ये सब आउटडेटेड हो गए हैं, ब्रिज वाले एलिमेंट कोई नहीं पूछता। अब ऐसे पूछते हैं कि अगर लेफ्ट टू राइट जाओगे तो कौन सी प्रॉपर्टी आपकी बढ़ेगी, मेटालिक या नॉन मेटालिक। लेकिन एक बार हमें जानना तो चाहिए कि आखिर ब्रिज एलिमेंट है क्या। तो एक ट्रांजिशन है, बोल सकते हैं कि ब्रिज एलिमेंट में अगर आप देखोगे तो इसके जो मेटल्स होती हैं वो भी आएंगी, मोस्ट रिएक्टिव मेटल आएंगी एक साइड में और दूसरी आपकी लेस रिएक्टिव मेटल आएंगी। तो ब्रिज के एक साइड मेटल है, दूसरे साइड भी मेटल है, यहाँ पे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, यहाँ पे आपकी लेस रिएक्टिव मेटल। द टिपिकल एलिमेंट्स मीन्स सेकेंड एंड थर्ड पीरियड,
टिपिकल एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड का इन्होंने डिफाइन कर लिया है, तो हम थर्ड पीरियड ही डायरेक्टली बोल देते हैं, लिखा हुआ है यहाँ। टिपिकल एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड ऑल्सो कॉल्ड एज ब्रिज एलिमेंट। तो थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट्स होंगे उनको आप ब्रिज एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं। एज अ डिवीजन बिटवीन टू सब ग्रुप्स, दो सब ग्रुप को डिवाइड करते हैं यहाँ पे, ए सब ग्रुप और बी सब ग्रुप स्टार्ट फ्रॉम दीज एलिमेंट्स। सो अगर आप देखेंगे पीरियोडिक टेबल में, अगर आप देखें इस पीरियोडिक टेबल में यहाँ पे, तो आप पाएंगे कि जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का है यहाँ पे 2A, ठीक है, और यहाँ पे जिंक का है यहाँ पे B है। तो ये मैग्नीशियम वाला कैल्शियम के साथ में ये 2A ग्रुप का है और ये यहाँ पे 2B ग्रुप का है। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। मेन क्या है, प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस, ये ज़्यादा मेटेलिक है, ये आपके कम मेटेलिक हैं। यही केवल बताना चाह रहे हैं ब्रिज एलिमेंट की हेल्प से। इन सेकेंड ग्रुप magnesium act as bridge element. The properties of bridge elements are somewhat mixed of the elements of two subgroups, as magnesium shows similarity with alkaline earth metal on one hand and zinc metals with the other hand। तो बोल रहे हैं अगर आप चाहो तो आप बोल सकते हो कि जो ये ट्रांजिशन का है मेटल, इसकी प्रॉपर्टी कैल्शियम से भी मिलती होंगी और इसकी प्रॉपर्टी जिंक से भी मिलती होंगी, ऐसा आप बोल सकते हैं। लेकिन ये ऐसा ज़्यादा मिलता हुआ नहीं है, ठीक है, ये पुराना यूज़ होता था, ये ज़्यादा नहीं मिलता है। इससे मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी कैल्शियम से ही मिलती है, जिंक से नहीं मिलती है, जिंक से ना के बराबर मिलती है। पहले का क्लासिफिकेशन है, इसलिए हम इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं देंगे। हाँ बोल सकते हैं कुछ हद तक कैल्शियम से भी मिलेंगे, कुछ हद तक आपके जिंक से भी मिलेंगे। तो ये आपके कहने का मतलब है ब्रिज एलिमेंट का। आई होप क्लियर होगा सबको, कुछ खास नहीं है इसमें। बात करते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट। ये इम्पॉर्टेंट IUPAC का नेम है, बहुत ही आसान है। एक एक टर्म के लिए क्या किया गया है, एक एक सिंबल के लिए एक एक नाम डिसाइड किया गया। तो देखो 0 है जैसे, उसके लिए नील बोलेंगे, ठीक है। अगर आपका डिजिट 1 है तो अन बोलेंगे, 2 है बाई बोलेंगे, 3 है तो ट्राई बोलेंगे, 4 को क्वाड, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को सेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को एन बोलेंगे। इनके सिंबल भी हैं, यहाँ पे एन है, यू है, फिर बाई है, ट्राई है, क्वाड है, पेंट है, हेक्स है, सेप्ट है, ऑक्ट है, इन है। जैसे आपका एलिमेंट है मान लो 101, 100 है। ये कब किया जाता है, जब एटॉमिक नंबर आपका 100 से ज़्यादा हो, ठीक है। 100 या 100 से ज़्यादा होता है तब आप इसको IUPAC नेम को यूज़ करते हैं, 100 के पहले नहीं करते, ठीक है। तो 100 या 100 से ऊपर करते हैं। देखो पहला जो लेटर होगा, दूसरा लेटर होगा और तीसरा लेटर होगा, उसके रिलेटेड जो आपके नेम है वो आप लिख लेंगे। जैसे पहले का है 1, तो 1 के लिए क्या आता है, अन, क्या आता है यहाँ पे, अन। 0 के लिए क्या आता है, नील, देख लीजिए 0 के लिए आता है नील। 1 के लिए क्या आता है, फिर 1 के लिए आता है अन। तो आप तीनों को कंबाइन करके लिख दीजिए, पहले लेटर के लिए अन, फिर लिखिए नील, फिर लिखिए आप अन, अन नील अन, और प्लस क्या कर देंगे बाद में IUM लगा देंगे। प्लस क्या लगा देंगे आप, IUM लगा देंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे IUPAC नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। तो आप इसको क्या बोल सकते हैं, अन नील अनियम, क्या बोल सकते हैं, अन नील अनियम। जैसे अगर आपका यहाँ पे 109 है, 109 है, तो 109 को क्या लिख सकते हैं, 1 का हुआ अन, 0 का हुआ नील। पहला लेटर आप बड़ा लिखेंगे, पहला नोटेशन जनरली बड़ा लिखा जाता है पूरे के पूरे नाम में, अन। इसके बाद क्या होगा, नील। 9 को क्या बोलते हैं, एन, 9 को क्या बोलते हैं, एन, फिर एनियम, IUM, ऐसे आप लिख दो। सो ये वाला नॉमेनक्लेचर काफ़ी इंपॉर्टेंट, कभी कभी छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं इससे, बोर्ड्स एग्जाम में भी बनते हैं, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। अब इनका सिंबल अगर लिखना है तो इनका जो सिंबल है
उस एब्रीविएशन के फॉर्म में लिख सकते हो। आपको इतना बड़ा नहीं लिखना, आप थोड़ा आलसी के प्रवृत्ति के हो, आपको नहीं काम करना है ज़्यादा, तो शॉर्टकट में आप लिखना चाहो तो पहला लेटर लिख सकते हो। जैसे हम बोले अन के लिए पहला लेटर होता है यू, तो आप यहाँ पे यू लिख देंगे। शॉर्ट में लिखा जाता है इसको, छोटे लेटर्स में लिख सकते हैं आप, बड़े नेम में पूरा का पूरा बड़े लेटर्स में लिखा जाता है। यहाँ पे यू हो जाएगा। दूसरा नील है तो नील के लिए एन लिख देंगे, और लास्ट में 9 के लिए ई है आपका, तो यू एन ई लिख देंगे, यू एन ई लिख देंगे, बस हो गया नाम 3 लेटर का। इसका जैसे हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, अन हो जाएगा, यू हो जाएगा, नील के लिए हो जाएगा एन, यू एन यू हो जाएगा, सिंपल। ऐसे क्या कर सकते हैं आप यहाँ पे IUPAC नेम लिख सकते हैं, ठीक है। बस आसान सी चीज़ें। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 117, क्या नाम होगा इसका बता सकते हैं आप? क्या नाम होगा इसका? हाँ हाँ बिल्कुल सही है, इसका होगा अनसेप्टियम हो जाएगा, सिंपल। ये आपका यहाँ पे हो जाएगा, बाकी आप कर लेंगे, इसमें कुछ खास नहीं है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि हेक्स के बाद हेप्ट नहीं आता, सेप्ट आता है, ठीक है। हेक्स हमारे IUPAC नेम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले मॉलिक्यूल में आता था, हेक्स के बाद आपका सेप्ट आएगा, हेक्स के बाद हेप्ट नहीं आएगा। तो ये आप नील, अन, बाई, ट्राई, क्वाड, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, एन, यहाँ तक याद कर लेंगे, फिर आपका काम हो जाएगा। तो ये हमने देख लिया कि मेजरली पीरियोडिक एलिमेंट होते हैं, उनको पहचानना है। अगर इफ़ यू वांट टू आइडेंटिफाई, हाउ टू आइडेंटिफाई देम, विच ग्रुप दे विल बी बिलोंगिंग, किस ग्रुप में बिलोंग करेंगे, किस आपके पीरियड में बिलोंग करेंगे, ये सारी चीज़ें हमें पता करनी आ चुकी है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ गया, उसको पहचानना आ गया, कहाँ पे भैया प्रेजेंट है, वो प्रॉपर्टी कैसी होगी, मेटल है, नॉन मेटल है, कुछ डायगोनल रिलेशनशिप है क्या, टिपिकल एलिमेंट है क्या, ये सब हमने जानकारी इकट्ठा कर लिया। अब बात करते हैं पीरियोडिसिटी की, जहाँ पे हमने जानना है कि पीरियोडिसिटी ही हमें पढ़नी है, क्योंकि हर एक एलिमेंट को लेकर के अगर हमने पढ़ा, पूरा ज़िंदगी हमारा बीत जाएगा और हम 118 एलिमेंट को पढ़ नहीं पाएंगे। तो पीरियोडिसिटी का मतलब क्या होता है, पहले देखिए, द रेगुलर रिपीटिशन या द रेगुलर ग्रेडेशन इन प्रॉपर्टीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम in a group or from left to right in a period is called periodicity in the properties। ये आप ऐसे भी बोल सकते हैं, the regular gradation in properties from top to bottom और from left to right। देखो ग्रेडेशन का मतलब क्या होता है, ग्रेडेशन का मतलब होता है रेगुलर डिक्रीज और इंक्रीज। ग्रेडेशन का मतलब क्या होता है, रेगुलर डिक्रीज और इंक्रीज। या तो वो प्रॉपर्टी बढ़नी चाहिए या तो वो घटनी चाहिए, तभी तो पीरियोडिसिटी है। जैसे अगर मैं बात करूं, मैं ले लेता हूं यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के नीचे ले लूँ यहाँ पे लिथियम, लिथियम के नीचे ले लूँ मैं सोडियम, सोडियम के नीचे ले लूँ मैं पोटेशियम। तो ये है हाइड्रोजन, ये है आपका लिथियम, ये है सोडियम, ये है आपका पोटेशियम। तो क्या ये रेगुलर इंक्रीज इन साइज है, नीचे की तरफ रेगुलर इंक्रीज इन साइज है कि नहीं, बिल्कुल है, ठीक है। रेगुलर इंक्रीज इन साइज, नीचे की तरफ साइज बढ़ता जा रहा है, नीचे की तरफ साइज क्या है, बढ़ता जा रहा है। तो अगर नीचे की तरफ साइज बढ़ता जा रहा है तो आप बोलोगे रेगुलर ग्रेडेशन है इन प्रॉपर्टीज, मतलब नीचे की तरफ अगर बढ़ रहा है तो बढ़ता ही जाएगा। यही हमारी पीरियोडिसिटी है कि भैया कैसे हम ग्रुप की तरफ जाएं तो कैसे प्रॉपर्टी डिक्रीज हो रही है या इंक्रीज हो रही है, या मैं पीरियड की तरफ जाऊं तो कैसे मेरी प्रॉपर्टी में डिफरेंस आ रहा है। जैसे अगर मैं पीरियड की तरफ जाऊं तो यहाँ पे मैंने ले लिया, यहाँ पे ले लिया मैंने लिथियम, ठीक है, लिथियम ले लिया, लिथियम के बगल में आता है बेरिलियम, बेरिलियम के बगल में आता है बोरॉन, बोरॉन के बगल में आता है कार्बन, कार्बन के बगल में आता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बगल में आता है आपका ऑक्सीजन। तो ये है आपका लिथियम, बेरिलियम,
बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसे ही होगा। तो क्या हो रहा है, हम पीरियड में जब जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो लेफ्ट टू राइट जाने में क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट जाने में आपका, लेफ्ट टू राइट जाने में आपका क्या हो रहा है, साइज घट रहा है, साइज डिक्रीजेस, कम होता जा रहा है, बिल्कुल कम होता जा रहा है। ठीक है, रेगुलर ग्रेडेशन है, रेगुलर डिक्रीज है क्या, बिल्कुल रेगुलर डिक्रीज है। तो इन बेसिस पे हम बोल सकते हैं पीरियोडिसिटी का मतलब है या तो रेगुलर डिक्रीज आना चाहिए या रेगुलर इंक्रीज आना चाहिए, चाहे आप ग्रुप में देखो चाहे आप पीरियड में देखो। इन अ पीरियड, अगर पीरियड की बात करेंगे, द अल्टीमेट सेल, याद है मैंने ये टर्म आपको बताए हैं, सबसे बाहर वाली सेल को हम बोलते हैं अल्टीमेट सेल। तो इन अ पीरियड द अल्टीमेट सेल रिमेन सेम, अल्टीमेट सेल तो आपका सेम रहेगी। क्यों, पीरियड में क्या होता है, अगर आप पीरियड में जा रहे हो तो क्या होता है, पीरियड में मान लो आपने लिथियम लिया, तो लिथियम में आपका एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s1 होगा। अगर मैं बेरिलियम की बात करूं तो बेरिलियम में क्या होगा आपका, बेरिलियम में यहाँ पे, और थोड़ा बड़ा बनाते हैं, आगे भी बनाना है एलिमेंट्स, तो यहाँ पे आपका हो गया बेरिलियम। तो बेरिलियम का क्या हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे 1s2 1s2, यहाँ पे 2s2 हो जाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन। तो सेल वही है, देखो ठीक है, सेल वही है, केवल क्या होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं। फिर बोरॉन आया, बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन देखो, बोरॉन का अगर कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे आप तो ये आएगा 1s2 2s2 2p1 आएगा। तो देखो सेल में क्या है, लास्ट सेल तो दोनों है ना, लास्ट सेल है यहाँ पे दो है, इसका भी दो है, तो आपकी सेल कहाँ चेंज हो रही है, सेल तो आपका सेम है। क्या है आपका, सेल सेम है, बस क्या हो रहा है उसी सेल में इलेक्ट्रॉन आपके बढ़ते जा रहे हैं, प्रोटॉन उसमें अंदर न्यूक्लियस में बढ़ रहे हैं। लेकिन लास्ट सेल की बात करें तो उसमें लास्ट सेल में आपका, लास्ट सेल में रिमेन सेम, रिमेन्स से वो वैसी की ही वैसी है। कब, जब आप पीरियड में जा रहे हैं तब, जब आप पीरियड में ऑब्जर्व करें तब। अगर मैं ग्रुप में ऑब्जर्व करूं, यहाँ पे ग्रुप में जैसे कि मैं बात करूं, यहाँ पे दे दूं मैं लिथियम, मैं यहाँ पे ले लूँ सोडियम, मैं ले लूँ पोटेशियम, ठीक है, लास्ट में क्या एक ही इलेक्ट्रॉन होगा इसमें, क्या एक ही इलेक्ट्रॉन होगा लास्ट में, क्या एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, बिल्कुल होगा। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आउटर ये हो जाएगा 2s1, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 3s1, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा यहाँ पे, इसका हो जाएगा 4s1। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन हो जाएंगे। इन कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, बता सकते हो ये तो भैया सेकंड सेल है, इसमें सेकंड सेल में इलेक्ट्रॉन है, इसमें थर्ड सेल में इलेक्ट्रॉन है, इसमें आपका फोर्थ सेल में इलेक्ट्रॉन है। बट यहाँ पे क्या है, इन सभी में सेकंड सेल में ही इलेक्ट्रॉन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन है। तो अगर आप पीरियड में जा रहे हैं तो पीरियड में सेल नहीं बदल रही है, लेकिन अगर ग्रुप में जा रहे हैं तो सेल आपकी चेंज हो जाएगी, सेल विल चेंज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे तक सेल आपकी चेंज होती चली जाएगी इन अ ग्रुप। तो ये आपके थोड़े से डिफरेंस है कि पीरियड में कैसे होता है और ग्रुप में कैसे होता है। तो ये हमने देख लिया, इन पीरियड द अल्टीमेट सेल, बाहर वाली सेल रिमेन्स सेम बट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ग्रेजुअली इंक्रीजेस, बट आपके इलेक्ट्रॉन्स जो हो जाएंगे वो
ग्रेजुअली इंक्रीज कर सकते हैं। बिल्कुल कर रहे हैं भैया, हमने देखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, इंक्रीज कर रहे हैं, 1 2 3 हो रहे हैं, बिल्कुल सही है। आगे अगर हम बात करें इसकी, देखें इन अ ग्रुप में क्या हो रहा है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अल्टीमेट सेल रिमेन्स सेम। क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स तो सेम है, बिल्कुल सही है, इलेक्ट्रॉन आपके सेम है। लिथियम के नीचे सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन, उसके नीचे पोटेशियम में 1 इलेक्ट्रॉन, बट n की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है। पहले यहाँ पे 3 था, फिर आपका यहाँ पे 2 था, 3 था, फिर 4 हुआ, 2 3 एंड 4, तो आपकी बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। अच्छा बताओ, ये पीरियोडिसिटी में रेगुलर डिक्रीज हो रहा है, रेगुलर इंक्रीज हो रहा है, तो ये क्यों हो रहा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इनका मेन कारण क्या है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर आपका कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी बोला जाएगा, क्यों इनमें पीरियोडिसिटी हो रही है, क्यों इनकी प्रॉपर्टीज़ में रेगुलर डिक्रीज या इंक्रीज आ रहा है, तो आप बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से ये आ रहा है। मेन इसका रीज़न है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अलावा भी हैं इसके 1 2, लेकिन मेन है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी in the properties is due to the same outermost cell electronic configuration repeating over regular interval। तो अगर मैं बोलूं कि लिथियम की प्रॉपर्टीज़ क्यों सोडियम से मिल रही हैं, तो आप बोलोगे दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सर सेम है इसलिए मिल रही हैं। इसका 2s1 है, इसका 3s1, लास्ट इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में इसका भी गया, इसका भी गया, लेकिन ये आपकी ऑर्बिटल छोटी है और ये आपकी ऑर्बिटल बड़ी है, यही खाली डिफरेंस है, बाकी आपका कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर एक जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो उनकी प्रॉपर्टीज़ एक जैसी होनी चाहिए, उनमें पीरियोडिसिटी आपको देखने को मिलेगी। पीरियोडिसिटी का अगर एक मीनिंग समझा जाए तो आप पीरियोडिसिटी को सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं। पीरियोडिसिटी या तो आप बोल सकते हैं रेगुलर डिक्रीज इंक्रीज इन ट्रेंड, या बोल सकते हैं सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ऐसे भी आप बोल सकते हैं, सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अगर इनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं तब आप क्या करेंगे, पीरियोडिसिटी आप यहाँ पे बोलें। तो ये आपका पीरियोडिसिटी का डिफरेंस। तो यहाँ पे आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, तभी तो पीरियोडिसिटी आपका आ पा रहा है। सेकेंड देखें, इन पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज अकर एट अ इंटरवल। जिनकी प्रॉपर्टी सेम होती है तो वो 2 के इंटरवल में आएंगे, या 8 के इंटरवल में आएंगे, या 8 के इंटरवल में आएंगे, 18 के इंटरवल में आएंगे, या 18 के इंटरवल में आएंगे, या 32 के इंटरवल में आएंगे। इनको हम मैजिक नंबर बोलते हैं। मैं आपको बता चुका हूँ इन मैजिक नंबर का मतलब क्या है, इससे आप एटॉमिक नंबर भी पता कर सकते हैं। तो आपके जो एलिमेंट्स होंगे उनकी प्रॉपर्टी कैसे मिल रही है, कहाँ पे मिल रही है, वो आप बता सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ इधर, तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बाद ये पहला एलिमेंट है, यहाँ पे दूसरा एलिमेंट है, दूसरे एलिमेंट के बाद मतलब हाइड्रोजन में आप 2 एलिमेंट काउंट करो और थर्ड एलिमेंट को देखते हो तो आपका लिथियम आएगा। थर्ड में 8 एलिमेंट काउंट करो और तो फिर सोडियम आ जाएगा। फिर आप 8 एलिमेंट काउंट करो तो फिर आपका पोटेशियम आ जाएगा। फिर 18 एलिमेंट काउंट करो तो आपका रुबिडियम। फिर 18 एलिमेंट काउंट करोगे तो आपका यहाँ पे 32 एलिमेंट काउंट करोगे तो सीसियम आ जाएगा। फिर 32 एलिमेंट काउंट करोगे तो आपका फ्रांसियम आ जाएगा। मतलब आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे कितने एलिमेंट के बाद में आपकी प्रॉपर्टी सेम आ रही है। ठीक है, यहाँ पे 2 के बाद में प्रॉपर्टी आ गई सेम, फिर यहाँ पे 8 के बाद में, ऐसे ही ऐसे नंबर को हम मैजिक नंबर के नाम से भी जानते हैं। इससे आप एटॉमिक नंबर भी पता कर सकते हैं। तो मेन कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अगर इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक जैसा नहीं है तो उनमें पीरियोडिसिटी नहीं आ सकता। और देखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट इनके बारे में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में। तो हमने ज़्यादातर चीज़ें पढ़ ली हैं, पीरियोडिसिटी के बारे में पढ़ लिया है।
पीरियोडिसिटी का मतलब होता है रेगुलर ग्रेडेशन इन प्रॉपर्टीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। इन पीरियड अल्टीमेट सेल रिमेन सेम, ये तक तो हम पढ़ चुके हैं, ये भी अब पढ़ चुके हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब आयनिक रेडियस की बात करेंगे। आयनिक रेडियस, ठीक है, चलो बात कर लेते हैं। आयनिक रेडियस की बात करेंगे। आयनिक रेडियस की अगर मैं बात करूं तो मतलब रेडियस ऑफ आयन की बात चल रही है। सिंपल, अगर मैं आयनिक रेडियस बोल रहा हूं, आयनिक रेडियस बोल रहा हूं, आयनिक रेडियस का मतलब होता है रेडियस ऑफ आयन, आयन, रेडियस ऑफ एन आयन, रेडियस ऑफ एन आयन, एक आयन की रेडियस। अब आयन दो टाइप के होते हैं, हमें पता है क्या होते हैं। आयन कैटायन होते हैं और एनायन होते हैं। कैटायन होते हैं और एनायन, दो तरह के आपके आयन्स होते हैं। कैटायन पे क्या चार्ज होता है? बिल्कुल सही है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और एनायन पे क्या होता है आपका? नेगेटिव चार्ज होता है। एनायन पे क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज होगा ना। यहाँ पे देखिए कैटायन है, एनायन है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे आपका मैं ले लूँ सोडियम प्लस, जैसे मैं आपका ले लूँ यहाँ पे मैग्नीशियम 2+, जैसे मैं ले लूँ यहाँ पे एल्यूमिनियम 3+, तो ये सारे क्या हो जाएंगे? आपके कैटायन हो जाएंगे। एनायन की बात करें तो एनायन की अगर मैं बात करूं तो मान लो यहाँ पे मैंने ले लिया कार्बन 4-, मैंने ले लिया नाइट्रोजन 3-, मैंने ले लिया ऑक्सीजन 2-, मैंने ले लिया फ्लोरीन -, तो ये क्या हो गया? नेगेटिव चार्ज वाले एनायन। तो कैटायन की रेडियस और एनायन की रेडियस। अगर मेरा एटम है यहाँ पे मान लो सोडियम, तो सोडियम ने हमने क्या किया होगा? बाहर वाला इलेक्ट्रॉन निकाल दिया होगा हमने। ठीक है, तो बाहर एक सेल बनाते हैं और बाहर वाला सेल का इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया, तो ये बाहर वाली सेल है। यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन हमने बाहर निकाल दिया, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया। तो बाहर निकाल दिया तो क्या होगा? लास्ट सेल आपकी चली जाएगी। यहाँ पे लास्ट सेल चली गई कि नहीं? अगर लास्ट सेल चली जाएगी तो ये छोटा हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल ये छोटा हो जाएगा। अगर देख लो यहाँ पे, अगर मैं सोडियम की बात करूँ तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, यही होता है। अगर मैं यहाँ पे निकाल दूँ ये इलेक्ट्रॉन, अगर मैं रिमूव कर दूँ लास्ट वाला, अगर ये इलेक्ट्रॉन मैं क्या कर दूँ? रिमूव कर दूँ, तो ये इलेक्ट्रॉन रिमूव करने से क्या होगा? इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने से आपका जो सोडियम होगा वो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? सोडियम प्लस में चेंज हो जाएगा। ये ग्राउंड स्टेट था, एक्साइटेड स्टेट में चला गया और इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6। अब देखो थर्ड सेल की जगह कितनी सेल बची? सेकेंड सेल आपकी बची है। कितनी सेल बची है? सेकेंड सेल आपकी बची है। अगर यहाँ पे सेकंड सेल बची है मतलब थर्ड सेल, 3s तो बड़ी होती है, थर्ड सेल बड़ी होती है, सेकंड सेल उससे छोटी होती है, फर्स्ट सेल उससे छोटी होती है। थर्ड वाली चली गई आपकी सेल, तो आपकी सेकंड वाली बची, तो सेकंड वाली बची तो साइज छोटा हो जाएगा क्या? बिल्कुल छोटा हो जाएगा। तो अगर मैं पूछूँ सोडियम का साइज बड़ा है कि आपका Na+ का बड़ा है, तो आप बोलेंगे यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया, साइज छोटा हो गया होगा, तो सोडियम का हमारा साइज बड़ा आएगा। तो जब भी आप क्या कंपेयर करेंगे? रेडियस आयनिक कंपेयर करेंगे, हमेशा जो एलिमेंट होगा, हमेशा जो एलिमेंट होगा उस पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसका हमेशा साइज छोटा हो जाएगा। जितना पॉजिटिव चार्ज उस पर बढ़ाते जाओगे उसका उतना छोटा चार्ज होता चला जाएगा। जितना पॉजिटिव चार्ज आप बढ़ाते जाओगे उतना छोटा होता वो चला जाएगा। सबसे ज़्यादा है अगर चार्ज नहीं है तो बड़ा है, अगर चार्ज है पॉजिटिव वाला तो क्या होगा? वहाँ पे आपका साइज छोटा हो जाएगा। सेम अगर एनायन के साथ में होता है तो क्या होता है?
एनायन में देखो अगर मैं बात करूँ फ्लोरीन की, सिंपलेस्ट गैस लेकर के चलते हैं फ्लोरीन का। फ्लोरीन, तो यहाँ पे आपके फ्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में कितने होंगे? अगर फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन करो तो 1s2 2s2 2p5 होता है फ्लोरीन का। फ्लोराइड आया है तो फ्लोराइड की जगह एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 6 यहाँ पे हो जाएंगे, और 2 पीछे हैं तो टोटल 8 हो जाएंगे। तो 3 2 5 6 7 इलेक्ट्रॉन थे फ्लोरीन के पास में। देखो इलेक्ट्रॉन 7 थे तो यहाँ पे क्या है? जगह भरी हुई है। अगर आप बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन ला करके इसमें डालोगे, अगर बाहर से आप कोई इलेक्ट्रॉन ला करके डालोगे, एक घर है जहाँ पे जगह ही नहीं है रहने वाले, ऑलरेडी 7 मेंबर हैं, ठीक है, आप 8वां मेंबर उसमें घुमाओगे तो क्या होगा? उसमें आपको दिक्कत हो सकती है। तो अगर उसमें दिक्कत होगी तो क्या होगा? रिपल्शन होगा, लड़ाई होगी। अगला पर्सन को लाया जाएगा तो क्या होगा? लड़ाई होगा। तो अगर लड़ाई होगी तो क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे इसका साइज बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रिपल्शन होने लगता है और इस रिपल्शन की वजह से क्या हो जाएगा? साइज आपका बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे रिपल्शन की वजह से आपका साइज बढ़ता हुआ दिखेगा आप। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अगर इलेक्ट्रॉन ऐड किया है उसमें तो उसका साइज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। मतलब एलिमेंट में अगर आपने नेगेटिव चार्ज लाया है तो वो ज़्यादा बड़ा होगा, पॉजिटिव चार्ज अगर आपने लाया है तो वो छोटा होता जाएगा। नेगेटिव चार्ज डालो तो उसकी रेडियस आपकी बढ़ती जाएगी, अगर आपने पॉजिटिव चार्ज डाला है तो उसकी रेडियस कम होती चली जाएगी। जितना भी पॉजिटिव डालोगे उतना छोटा वो बनता चला जाएगा। ये हमारा आयनिक रेडियस के बारे में इंफॉर्मेशन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और कुछ इंफॉर्मेशन देखते हैं यहाँ से। अ न्यूट्रल एटम चेंजेस टू अ कैटायन बाय लॉस ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन। अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकाला तो आपका कैटायन बन जाएगा, ये हमने पढ़ा हुआ है। और एनायन कैसे बनेगा? एनायन बाय गेन ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन। अगर एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वहाँ पे ले लिया है तो वो क्या बन जाएगा? एनायन। इलेक्ट्रॉन डालते जाओ तो एनायन बनता जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकालते जाओ तो कैटायन बनता जाएगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन कैटायन और एनायन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन। अगर एक इलेक्ट्रॉन आप यहाँ से निकालो, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया तो यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड लो तो प्लस का बनाएगा, इसका मैग्नीट्यूड लोगे तो प्लस का बनाएगा। तो दोनों चार्जेस क्या होंगे? इक्वल होंगे। यहाँ पे लो एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया है, माइनस आया है, तो अगर माइनस आया है तो देखो उसका मैग्नीट्यूड लो तो आपका क्या आया है? +1 आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन ऐड किया एक तो उसका मैग्नीट्यूड लिया तो +1 आया। तो वही बोल रहे हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन कैटायन और एनायन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन्ड रिस्पेक्टिवली। जितने इलेक्ट्रॉन लिए जाएंगे या दिए जाएंगे उसी के रिस्पेक्ट में आपका चार्ज आएगा। एक इलेक्ट्रॉन पे एक चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन पे 2 चार्ज। The ionic radius of the ion present in an ionic crystal may be calculated from the internuclear distances between the two atoms। अगर आयनिक रेडियस आपको दिया हुआ है कैटायन और एनायन का, मान लो ये कैटायन है और ये एनायन है, ये आपका कैटायन है छोटा वाला और ये आपका एनायन है। तो अगर ये आपको इसकी रेडियस चाहिए बीच वाले की तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन। क्या हम जोड़ दें इनको दोनों को? आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। कैटायन की रेडियस इतनी सी और एनायन की रेडियस इतनी, दोनों को हमने जोड़ दिया तो हमारा क्या आ जाएगा? हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर आपको आयनिक मॉलिक्यूल दिया हुआ है तो कैटायन और एनायन की रेडियस को जोड़ करके आप यहाँ पे रेडियस आयनिक निकाल सकते हो या आयनिक रेडियस निकाल सकते हो, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, कोई डाउट है तो बता लीजिए, वरना आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।